हेलो एवरीवन। अब हम लोग आज के वीडियो में एनसीईआरटी क्लास 12th का जो है ये सॉल्यूशन हम लोग जो है सो फिर से स्टार्ट करने जा रहे हैं। कुछ चैप्टर्स का अपलोड किया है हमने, जैसे चैप्टर नंबर 12 यानी कि डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, उसका वीडियो हमने अपलोड किया है, वीडियो सॉल्यूशन। और चैप्टर नंबर 3 इलेक्ट्रिक करंट, इसका भी अपलोड किया है। और उस दोनों वीडियोस पर एनसीईआरटी के वीडियो सॉल्यूशन पर आप लोगों ने बहुत सपोर्ट दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, है ना। थैंक यू वेरी मच। आज जो है हम लोग क्लास 12th का चैप्टर नंबर 1 पार्ट 1 का जो है वो चैप्टर नंबर 1 यानी कि इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स का जो है क्वेश्चंस को, एक्सरसाइज को जो है वो हम लोग एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल्स को और जो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस होगा, है ना, उसको वो हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, आपके बोर्ड एग्जाम्स में, नीट में इसमें बहुत हेल्प करेगा। जेईई मेन वगैरह के लिए एनसीईआरटी के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा सफिशिएंट नहीं है, लेकिन हाँ नीट में थोड़ा हेल्प करता है। और बोर्ड तो खैर कुछ कहना ही नहीं, बोर्ड एग्जाम्स में तो यही आते ही है। ठीक है, तो आप लोग जो है सो एनसीईआरटी की जो बुक है क्लास 12th की पार्ट 1, ठीक है, एनसीईआरटी की जो बुक है क्लास 12th की पार्ट 1 जो बुक है वो पार्ट 1 बुक आप लोग अपने पास रखेंगे, है ना। बुक कुछ इस तरीके की है बाबू, ये वाली बुक है। तो आप ये जो बुक है वो अपने पास खोल कर रख लेंगे। और क्वेश्चंस ऐसे मैं लिख भी रहा हूँ, लेकिन जो लॉन्ग क्वेश्चन रहेगा, जो क्वेश्चन काफ़ी बड़ा रहेगा, मैं उसको नहीं लिखूंगा, सिर्फ आपको पढ़ के समझा दूंगा और मैं सॉल्व कर दूंगा उसको। ठीक है, लिखने में कोई समय खराब करने से भी कोई फायदा भी नहीं है। ठीक है, चलिए कोई नहीं, पहला क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं, है ना। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखोगे। फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि व्हाट इज द फोर्स बिटवीन टू स्मॉल चार्ज्ड स्फीयर्स हैविंग चार्जेस दिस एंड दिस। बोल रहा है कि क्या फोर्स होगा, है ना, उस फोर्स का मैग्नीट्यूड आपसे पूछा जा रहा है। दो स्मॉल चार्ज स्फीयर्स हैं, तो हम ऐसा मान लेते हैं कि एक स्मॉल चार्ज स्फीयर ये रहा, एक स्मॉल चार्ज स्फीयर ये रहा। दो स्मॉल चार्ज स्फीयर है, दोनों के पास आपको चार्ज दिया गया है। दोनों के पास चार्ज कितना कितना है, तो एक पे है 2 × 10⁻⁷, यानी कि इसको स्फीयर ए मान लेते हैं, इसको स्फीयर बी मान लेते हैं। तो क्यू ए बराबर दे रखा है बाबू 2 × 10⁻⁷ कूलम, और क्यू बी बराबर दे रखा है बाबू 3 × 10⁻⁷ कूलम, प्लेस्ड एट 30 सेंटीमीटर, यानी कि दोनों के बीच का जो गैप है वो दे रखा है 30 सेंटीमीटर। ये सेंटीमीटर दिखते ही सीजीएस यूनिट है, सबसे पहले आप इसको एसआई यूनिट में कन्वर्ट कर लीजिए। तो एसआई यूनिट में कितना हो जाएगा, ये 0.3 मीटर। अपार्ट इन एयर, यहाँ एयर लिखने का क्या मतलब, ये दोनों स्फीयर जिसके पास इतना इतना चार्ज है, ये दोनों इस दूरी पर रखे हुए हैं, किसमें, एयर में। एयर लिखने का मतलब ये हुआ कि क्वेश्चन कह रहा है कि जब आप इसको सॉल्व करने के लिए जो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, जब दो चार्ज बॉडी कुछ डिस्टेंस पे रखी होती है, तो उसमें अगर आपको फोर्स निकालना है बाबू, तो आप कूलम्ब्स लॉ लगाते हैं। कूलम्ब्स लॉ का फॉर्मूला होता है F बराबर K क्यू ए इंटू क्यू बी अपॉन आर स्क्वायर। आप फॉर्मूला पढ़े होंगे कूलम्ब्स लॉ का, F बराबर K Q1 Q2 बट्टा आर स्क्वायर। तो उसी को स्फीयर ए को हमने क्यू ए से, चार्ज को क्यू ए से, और स्फीयर बी के चार्ज को क्यू बी से रिप्रेजेंट किया है, और दोनों के बीच का डिस्टेंस आर ले लिया है। ठीक है, अब यहाँ एयर लिखने का मतलब ये हुआ कि ये जो के है ना, ये जो के है जिसको आप परमिटिविटी कांस्टेंट बोलते हैं, आपको क्वेश्चन बोल रहा है कि के की वैल्यू, एयर लिखने का मतलब फिक्स हो गया कि कोई दूसरा मीडियम नहीं है, मतलब आपको के की वैल्यू जो है वो 1/4πε0 लेनी है, और 1/4πε0 की वैल्यू होती है 9 × 10⁹। ठीक है, आप यहाँ पुट कर देंगे बाबू, F बराबर 9 × 10⁹ इंटू 2 × 10⁻⁷ इंटू 3 × 10⁻⁷ अपॉन, और यहाँ से जो आपका वैल्यू आ जाएगा, ये 30 सेंटीमीटर वगैरह जो भी आपने ले रखा है, यहाँ से 0.3 का आप क्या कर देंगे, 0.3 का होल स्क्वायर। ठीक है, कैलकुलेशन कर लेना, जो भी आंसर आएगा वो आ जाएगा। कैलकुलेशन आप खुद से करके देखो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रहा है, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन a small sphere of charge 0.4 microcoulomb due to another small sphere of charge -0.8 microcoulomb in air is 0.2 न्यूटन। क्वेश्चन का कहना यह है कि द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन स्मॉल स्फीयर ऑफ चार्ज, मतलब एक स्फीयर है, एक छोटा सा स्फीयर है जिस पर चार्ज है 0.4 माइक्रोकूलम, है ना। इस स्फीयर पर किसी दूसरे स्फीयर के कारण
जिस पर कि चार्ज है -0.8 माइक्रोकूलम और जिसको कि हमने एयर में रखा है, तो इस स्फीयर, इस चार्ज वाले स्फीयर के कारण इस चार्ज वाले स्फीयर पर कितना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है, तो वो है 0.2 न्यूटन। मतलब क्वेश्चन के अंदर आपको एक चार्ज दे दिया, दूसरा चार्ज भी दे दिया, आपको क्वेश्चन में हिंट कर दिया कि मीडियम एयर है, यानी कि k की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 9 × 10⁹ लेनी है, ठीक है ना। और आपको फोर्स भी दे दिया है बाबू 0.2 न्यूटन। आपसे बोला जा रहा है कि व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू स्फीयर्स, आपको बोला है कि इन दोनों स्फीयर के बीच का जो है वो डिस्टेंस आप बताइए। अगर दोनों स्फीयर के बीच का आपको डिस्टेंस बताने के लिए बोला तो बहुत सिंपल है, आप फोर्स की वैल्यू क्या लिख लेंगे यहाँ पर 0.2 इक्वल टू k की वैल्यू 9 × 10⁹ इंटू एक स्फीयर पे चार्ज है 0.4 माइक्रोकूलम, यानी कि 0.4 × 10⁻⁻6 माइक्रो का मतलब 1 माइक्रो मतलब 10⁻⁻6 इंटू दूसरे पर चार्ज है -0.8। तो फोर्स निकालते वक्त या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड निकालते वक्त हम लोग यहाँ जो चार्ज के पीछे प्लस या माइनस लगा होता है, पोलैरिटी जो बताता है, तो वो पोलैरिटी से हम लोग फोर्स का नेचर पता कर सकते हैं बाबू, वो अट्रैक्टिव है या रिपल्सिव है, ठीक है। आपको इसको, इस पॉजिटिव और निगेटिव साइन को मैग्नीट्यूड के साथ फॉर्मूला में रिप्लेस नहीं करना है, ठीक है ना, फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है इसीलिए। यहाँ पर क्या कर देंगे हम लोग 0.8 माइक्रो का मतलब 10⁻⁻6 अपॉन डिस्टेंस क्या होगा तो r²। अब यहाँ से आप पूरा कैलकुलेशन कर लेंगे और कैलकुलेशन करने के बाद आपको r की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। फिर आपसे बोल रहा है कि व्हाट इज द, दूसरा क्वेश्चन में इसी में, ये जो ए पार्ट हो गया, इसी के बी पार्ट में आपसे बोल रहा है कि व्हाट इज द फोर्स ऑन द सेकंड स्फीयर ड्यू टू द फर्स्ट। तो ये वाला स्फीयर -0.8 माइक्रोकूलम चार्ज वाला स्फीयर 0.4 माइक्रोकूलम चार्ज वाले स्फीयर पे कितना फोर्स लगा रहा था, तो 0.2 न्यूटन का फोर्स लगा रहा था। तो एक स्फीयर दूसरे स्फीयर पे जितना फोर्स लगाता है उतना ही फोर्स एक स्फीयर दूसरे स्फीयर पे भी लगाएगा। यानी कि मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर स्फीयर ए बी पर 0.2 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है तो स्फीयर बी ए पर उतना ही फोर्स लगाएगा, 0.2 न्यूटन का ही फोर्स लगाएगा। अच्छा, नेचर कैसा होगा, तो एक चार्ज पॉजिटिव है दूसरा चार्ज निगेटिव है तो नेचर हो जाएगा अट्रैक्टिव। क्लियर है। ये दो क्वेश्चन हमने सॉल्व किया। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। क्या बोल रहा है कि चेक द रेशियो ऑफ ke² अपॉन g × me × mp इज डायमेंशनलेस। मतलब आपको बताना है कि ये जो वैल्यू है, ये जो आपने एक डाटा जो लिखा है ke², ठीक है, ke² बाई GME × MP, इसके बारे में बोला जा रहा है कि आपको बताना है कि ये डायमेंशनलेस है, ठीक है। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि ऑलरेडी मान के चल रहा है कि डायमेंशनलेस है, अपने को बस प्रूव कर देना है। ये जो के होता है इसको बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रिकल जो है सो परमिटिविटी। ये परमिटिविटी कांस्टेंट हो गया। ये जो ई है वो इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। क्लियर। ये जो ई है वो क्या है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। ये स्मॉल ई इलेक्ट्रॉन के चार्ज को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है ना। और ये जो है जी, कैपिटल जी, तो ये न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। तो उसका कांस्टेंट हो गया। me जो है ये क्या हो जाएगा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, और mp जो है ये क्या हो जाएगा, मास ऑफ प्रोटॉन। अब समझेंगे बात को ध्यान से। ये जो k होता है, k का यूनिट क्या होता है, अपने को दिखाना है कि डायमेंशनलेस है। तो अगर ऊपर का यूनिट और नीचे का यूनिट कैंसिल हो जाए और कोई कांस्टेंट आ जाए, 1 आ जाए, 2 आ जाए, 3 आ जाए, कुछ कांस्टेंट आ जाता है अगर, तो हम लोग समझ लेंगे कि सिंपल सी बात है, कोई यूनिट बचा ही नहीं, तो डायमेंशनलेस हो गया, यूनिटलेस हो गया, ठीक है। तो k का जो यूनिट होता है वो यूनिट हो जाता है बाबू न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर, ठीक है। इलेक्ट्रॉन जो है ये कि चार्ज है, चार्ज का यूनिट कूलम्ब हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा कूलम्ब स्क्वायर बट्टा ये जो g है ना, जिसको ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जो भी आप बोल रहे हैं, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में हम लोग पढ़ते हैं। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में आपको बताया जाता है कि दो मास पार्टिकल के बीच में लगने वाला जो फोर्स होगा वो F बराबर G m1 m2 बट्टा r²। एग्जैक्टली वैसा ही कूलम्ब्स लॉ होता है चार्ज के लिए, ठीक है। तो इसका जो यूनिट हो जाता है वो हो जाता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg² इंटू ये मास है तो इसका भी यूनिट kg में, इसका भी यूनिट kg में, तो kg इंटू kg² ये दोनों kg² कैंसिल हो गए, न्यूटन मीटर स्क्वायर कैंसिल हो गया, कूलम्ब स्क्वायर कैंसिल हो गया। तो ये कट पीट के कांस्टेंट आ गया बाबू 1।
और जब कांस्टेंट आ गया है, ये ओवरऑल वैल्यू क्या आ गई, कट पीट के वो कांस्टेंट आ गई, तो कांस्टेंट आने का मतलब हो गया कि ऑब्वियस सी बात है ये सब का सब क्या हो गया, सब मिलजुल के यूनिटलेस हो गया है। अगर यूनिटलेस है तो ऑब्वियस सी बात है डायमेंशनलेस है। ठीक है, इस बात को तो हमने प्रूव कर दिया। फिर आपको बोला कि लुक अप अ टेबल ऑफ फिजिकल कांस्टेंट्स एंड डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ दिस रेशियो। टेबल पे देखिए, आपको जो डाटा क्वेश्चन में लिखाया जाता है ना, जो नोट्स में आपने लिखा होगा, बोला जा रहा है कि उस टेबल पे आप ध्यान से देखिए और टेबल पे देखने के बाद आप इसकी वैल्यू बताइए। तो वैल्यू बताना बहुत आसान बात है, कोई बात नहीं। के की वैल्यू हम लोग पुट कर देंगे 9 × 10⁹ इंटू इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 का होल स्क्वायर बाय जी की वैल्यू हम लोग को पुट करनी पड़ेगी। और जी की वैल्यू हम लोग कितना पुट कर देते हैं, आपने पढ़ा ही होगा। जी की वैल्यू हम लोग पुट कर देते हैं 6.67 इंटू 10⁻11 इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना पुट करते हैं, तो 9.1 इंटू 10⁻31 kg इंटू मास ऑफ प्रोटॉन कितना पुट करते हैं, तो 1.672 इंटू 10⁻27 kg। तो ये सारा डाटा आपके सामने है और आप इसको कैलकुलेशन करेंगे। कैलकुलेशन करने के बाद आपको जो है एक वैल्यू निकल के आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पर व्हाट डज द रेशियो सिग्निफाई बोल रहा है, और आगे क्वेश्चन में, एक ही क्वेश्चन में 3 पार्ट है। व्हाट डज द रेशियो सिग्निफाई, बोला जा रहा है कि ये रेशियो किस बात को जो है वो आपको सिग्निफाई करता है। तो सिंपल सी बात है, ये रेशियो किसको सिग्निफाई करेगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है और प्रोटॉन है, तो हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज और प्रोटॉन का चार्ज क्या होता है, सेम होता है। ठीक है, तो ये जो रेशियो है वो इस बात को सिग्निफाई करता है कि दो पार्टिकल रहे होंगे, एक इलेक्ट्रॉन दूसरा प्रोटॉन, तो दोनों के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स रहेगा वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आ जाएगा के Q1 Q2 बट्टा आर स्क्वायर, Q1 इंटू Q2। तो दोनों का चार्ज तो सेम है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज और प्रोटॉन का चार्ज सेम हो जाता है, तो दोनों को हम ई लिख लेते हैं, तो ke² बट्टा आर स्क्वायर इक्वेशन नंबर 1। और दोनों के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा वो कितना हो जाएगा, तो कैपिटल G इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू मास ऑफ प्रोटॉन अपॉन आर स्क्वायर इक्वेशन नंबर 2। जब आप दोनों को डिवाइड करेंगे तो ये आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और कैंसिल होकर के यही रेशियो आपको निकल करके आएगा। तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये किसको सिग्निफाई कर रहा है, तो बोल सकते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दो चार्ज पार्टिकल के बीच में लगने वाला जो फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स, इन दोनों का रेशियो को सिग्निफाई कर रहा है। ठीक है, चलिए चौथा क्वेश्चन थ्योरेटिकल है बाबू। थ्योरेटिकल क्वेश्चन आई थिंक आप लोग कर लेंगे। ठीक है, चौथा क्वेश्चन में 2 पार्ट है। पहला पार्ट बोल रहा है एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ द स्टेटमेंट इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ अ बॉडी इज क्वांटाइज्ड। बोल रहा है कि इलेक्ट्रिक चार्ज जो है किसी बॉडी का वो क्वांटाइज्ड होता है, या इलेक्ट्रिक चार्ज की प्रॉपर्टी होती है। 3 प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ते हैं, क्वांटाइजेशन है ना, एडिशन और कंजर्वेशन। ठीक है, तो बोला जा रहा है कि इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ अ बॉडी इज क्वांटाइज्ड, इस बात को एक्सप्लेन करिए, इसका मीनिंग क्या है। तो इसका मीनिंग सिंपल सा होता है बाबू, क्वांटाइज होने का मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रिक चार्ज जो है ना, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज ये बोलता है कि किसी भी बॉडी पे जो चार्ज होगा, ये क्वेश्चन नंबर 4 है, नीचे हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। किसी भी बॉडी पे जो चार्ज होता है, चार्ज का जो अमाउंट होता है वो हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल होगा, यानी कि इंटीजर का गुना, इंटीजर का मल्टीप्लीकेशन होगा, यानी कि n का मल्टीप्लीकेशन होगा किसके साथ, फंडामेंटल चार्ज के साथ, बेसिक चार्ज के साथ, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज इलेक्ट्रिक चार्ज के साथ, यानी कि E। और इंटीजर प्लस में भी और माइनस में भी, यानी कि Q बराबर प्लस माइनस NE। अगर किसी बॉडी पर चार्ज है, कुछ भी चार्ज किसी बॉडी पे दिया हुआ है, ठीक है ना, और आपको चेक करना है कि क्या उस बॉडी पे ये चार्ज पॉसिबल है या नहीं है। फॉर एग्जांपल, जैसे मान लीजिए कि आप, हमें बताया गया कि किसी बॉडी पर 3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलम चार्ज है। अब ये चार्ज पॉसिबल है उस बॉडी पर कि नहीं, हम चेक कर लेंगे। तो हम चेक करने के लिए क्या करेंगे, तो Q बराबर NE अप्लाई कर देंगे। तो Q तो हमको दे रखा है, बराबर N इंटू E, E की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19, ये 10⁻⁻19 से 10⁻⁻19 कैंसिल, और ये 1.6 से कितना टाइम्स 2, तो N की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई, यानी कि N की वैल्यू इंटीजर आ गई। अगर N की वैल्यू इंटीजर आ जाती है तो हम लोग बोलेंगे कि हाँ उस बॉडी पे ये चार्ज पॉसिबल है। इसी को बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। मतलब किसी भी बॉडी पे जो चार्ज होगा वो हमेशा इंटीग्रल फॉर्म में होगा। ऐसा नहीं कि आप उसको फ्रैक्शन में किसी बॉडी को चार्ज ट्रांसफर आप नहीं कर सकते, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि आप किसी को आधा इलेक्ट्रॉन दे दिए, ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है। इसी बात को ये डिफाइन करता है।
इसी में जो बी पार्ट है उसको सुनिए। बोल रहा है कि व्हाई कैन वन इग्नोर क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज व्हेन डीलिंग विथ मैक्रोस्कोपिक दैट इज लार्ज स्केल चार्ज। व्हाई कैन वन इग्नोर, मतलब कोई भी आदमी जो इस बात को इग्नोर क्यों कर पाता है, तो समझो बात को। बात यह है कि माइक्रोस्कोपिक लेवल पर इसका जो ऑब्जर्वेशन होता है वो इसीलिए क्योंकि इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है वो ऑलरेडी कितना है 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। इलेक्ट्रॉन निगेटिव चार्ज पार्टिकल है। ये वैल्यू बहुत छोटी है, बहुत ज़्यादा छोटी है दूसरे चार्जेस की तुलना में, ठीक है। तो बहुत छोटी वैल्यू होने के कारण ही जो स्टडी होगी, इसमें साफ साफ लिख के दिया, क्वेश्चन में आप पढ़ के देखेंगे तो लिखा हुआ है कि डीलिंग विथ मैक्रोस्कोपिक, माइक्रोस्कोपिक ने मैक्रोस्कोपिक, मतलब बहुत छोटे लेवल पर जो है सो इसकी स्टडी करते हैं। क्लियर हो गया? चलिए अगला जो एक क्वेश्चन और है इसमें, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है, वो भी थियोरेटिकल क्वेश्चन है, कंप्लीट थियोरेटिकल, आप कर सकते हैं। इसमें बोल रहा है ग्लास रॉड को जो है हमने सिल्क के साथ रगड़ दिया है, तो किस तरीके का जो है सो दोनों पर पॉजिटिव निगेटिव क्या आता है, आपको अच्छी तरह से पता है, लिखा है यह नोट्स में। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, ये भी थियोरेटिकल क्वेश्चन है, 7 नंबर का ए पार्ट, 7 नंबर का ए पार्ट, उसको हम यहीं पर सॉल्व कर दे रहे हैं, आप लिख लेंगे आराम से, हम आपको लिखवा दे रहे हैं। 7 नंबर का ए पार्ट में बोल रहा है कि एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइन इज अ कंटिन्यूअस कर्व दैट इज अ फील्ड लाइन कैन नॉट हैव सडन ब्रेक्स, व्हाई नॉट। बोल रहा है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक कर्व जो है वो कंटिन्यूअस कर्व होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस में सडन ब्रेक, अचानक से कोई ब्रेकेज नहीं होता है, ऐसा क्यों? ऐसा इसीलिए होता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के अंदर जो इलेक्ट्रिक चार्ज का मोशन होगा, जो इलेक्ट्रिक चार्ज का मूवमेंट होता है बाबू, वो इलेक्ट्रिक चार्ज का मूवमेंट कंटिन्यूअस होता है। ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रिक चार्ज को यहाँ से लेकर के और यहाँ तक अगर मान लीजिए जाना है तो आपको एक बार इलेक्ट्रिक चार्ज यहाँ दिख रहा है, एक बार यहाँ दिख रहा है, उसका सीधा यहाँ दिखेगा, ऐसा नहीं है, इस बीच में भी दिखाई देगा। मतलब इलेक्ट्रिक चार्ज एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने के लिए बीच में जंप वाला कंडीशन नहीं लगा सकता, बीच में जंप वंप नहीं करता है, ठीक है। और अगर बीच में जंप वगैरह नहीं कर रहा है तो हम लोग बोल सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिक चार्जेज है वो लगातार इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लगातार कंटिन्यूअस मोशन में रहते हैं। और कंटिन्यूअस मोशन में रहने के कारण हम इस बात को बोल सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिक चार्जेज होंगे उसके इलेक्ट्रिक फील्ड का जो भी ग्राफ वगैरह आप प्लॉट करते हैं उसमें अचानक से ब्रेक नहीं आएगा, ठीक है। क्योंकि अचानक से ब्रेक आने का एक और मतलब होता है कि वहां पर सडनली जो है इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जीरो हो गई। ये भी पॉसिबल नहीं है कि सडनली किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जीरो हो जाए। पहली बात कि इलेक्ट्रिक चार्ज का जो मोशन होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जो मूवमेंट होता है इलेक्ट्रिक चार्ज का, वो कंटिन्यूअस मूवमेंट होता है। ऐसा नहीं है कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जंप कर जाएगा, ठीक है ना। वो जंपिंग वाला कंडीशन नहीं है कि एक जगह से गायब हुआ दूसरी जगह अचानक प्रेजेंट हो जाए, ये नहीं होगा, ठीक है। तो अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो फिर जो कर्व होगा वो भी क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। और सडन ब्रेक्स क्यों नहीं होता है? तो सडन ब्रेक्स इसीलिए नहीं होता है क्योंकि ये जंप नहीं करते। दूसरी बात ये भी है कि जहां सडन ब्रेक्स होगा तो वहां पर सडनली जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जीरो हो जाएगी, जो कि ये भी पॉसिबल नहीं है। आया बात समझ में? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। 6 में क्या बोल रहा है, देखो क्वेश्चन नंबर 6 को हम आपको पढ़ के सुना देते हैं पहले एक बार। इसको हमने लिखा नहीं है, क्वेश्चन को आपको हम पढ़ के दिखा देते हैं। बोल रहा है कि 4 पॉइंट चार्जेस QA QB QC एंड QD, सबका वैल्यू दे रखा है, हमने लिख दिया, आर लोकेटेड एट द कॉर्नर्स ऑफ अ स्क्वायर ABCD ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर। मतलब इस सबको जो है सो लोकेट किया गया, इस सभी चार्ज को QA QB QC और QD, इस सभी चार्ज को लोकेट किया गया है कहाँ पर, एक स्क्वायर के कॉर्नर्स पर, है ना। ABCD एक स्क्वायर है, उसके कॉर्नर्स पर ABCD स्क्वायर जो है इसका साइड लेंथ कितना है 10 सेंटीमीटर, यानी कि A से B, B से C, C से D, D से A, सबका लेंथ कितना दे रखा है आपको 10 सेंटीमीटर। आपको बोला जा रहा है कि इस स्क्वायर के सेंटर पे यानी कि O पॉइंट पर 1 माइक्रोकूलम का चार्ज अगर हम रख देते हैं तो इस स्क्वायर के हर एक कॉर्नर पे जो चार्ज रखा हुआ है, इस सभी कॉर्नर वाले चार्ज के कारण इस O पॉइंट वाले चार्ज पर, सेंटर के चार्ज पर कितना फोर्स लगेगा। तो बहुत आसान सी बात है, आप इसको अच्छी तरीके से समझ रहे होंगे कि आंसर जीरो आएगा, ठीक है। लेकिन एक बार हम लोग करके देख लेते हैं। और यहाँ देखिएगा हम क्या कर रहे हैं, इसको अगर O पॉइंट पे चार्ज को रखते हैं आप 1 माइक्रोकूलम को, और O पॉइंट पर आपको फोर्स देखना है तो फोर्स कौन कौन लगा सकता है, तो ये चारों चार्ज इस O पॉइंट के चार्ज पे फोर्स लगा सकते हैं। बढ़िया बात है। यहां से जरा इसको मिलाओ, अब मेरी बात को ध्यान से समझिएगा। एक चार्ज O पर है, ये जो चार्ज है O पर वो कॉमन है इस चारों कॉर्नर्स के लिए, चारों चार्ज के लिए। मतलब ये हुआ मेरा
यहाँ ए से लेकर के ओ तक के लिए, ए से लेकर के ओ तक के लिए एक सिस्टम बना, दूसरा ओ से लेकर के बी तक के लिए एक सिस्टम बना, सिमिलरली ओ से सी और ओ से डी बनेगा, और ये डिस्टेंस भी सेम हो जाएगा। वो हम जानते हैं अच्छी तरह से कि ओ ए बराबर ओ बी बराबर ओ सी बराबर ओ डी, ये डिस्टेंस सेम हो जाएगा, ठीक है। तो ए पर जो चार्ज है वो 2 माइक्रोकूलम है, और ओ पर जो चार्ज है वो 1 माइक्रोकूलम है। 2 माइक्रोकूलम और 1 माइक्रोकूलम है, तो ये दोनों पॉजिटिव चार्ज है, तो ये रिपल्सन का फोर्स लगाएगा, ये एफ ए, ठीक है ना। मतलब ए के कारण जो फोर्स लग रहा है वो इस डायरेक्शन में लग रहा है एफ ए। सी पर भी चार्ज 2 माइक्रोकूलम है, तो ये भी रिपल्सन लगाएगा, क्योंकि दोनों सेम नेचर हो गया, तो ये हो गया एफ सी। अब ध्यान से बात को समझिएगा, जितना चार्ज ए पर उतना ही चार्ज सी पर, और ये ओ पॉइंट का चार्ज ए के लिए और सी के लिए ये भी कॉमन हो गया, ये भी सेम है, डिस्टेंस भी क्या है, सेम है। तो जब चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम है, डिस्टेंस सेम है, तो निश्चित रूप से फोर्स सेम होगा, और दोनों चूंकि अपोजिट डायरेक्शन में है, तो ये दोनों फोर्स एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। ये बी पॉइंट निगेटिव चार्ज है तो ये अट्रैक्ट करेगा, ये डी पॉइंट निगेटिव चार्ज है तो ये भी अट्रैक्ट करेगा, है ना। बी और डी के भी चार्ज के मैग्नीट्यूड सेम है, और ओ पॉइंट का चार्ज बी और डी के लिए दोनों के लिए कॉमन है, इनफैक्ट चारों वर्टेक्स के लिए कॉमन है। तो ये दोनों फोर्स की वैल्यू भी क्या होगी, सेम होगी, तो ये दोनों भी एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। तो जो नेट फोर्स आ जाएगा बाबू ओ पॉइंट पर, वो कितना आ जाएगा, तो वो 0 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर 8 आपसे बोल रहा है क्या कि 2 पॉइंट चार्जेज क्यू ए बराबर 3 माइक्रोकूलम एंड क्यू बी बराबर -3 माइक्रोकूलम आर लोकेटेड 20 सेंटीमीटर अपार्ट इन वैक्यूम। यानी कि दो चार्जेज हैं क्यू ए और क्यू बी, इन दोनों चार्जेज को 20 सेंटीमीटर की दूरी पर वैक्यूम में रख दिया गया। आपसे पहला पार्ट में, इसी क्वेश्चन में 2 पार्ट है, पहला पार्ट में आपको पूछ रहा है कि इन दोनों चार्ज को मिलाने वाला लाइन के मिड पॉइंट पर, दोनों चार्ज के को मिलाने वाले लाइन के मिड पॉइंट पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू होगा। इलेक्ट्रिक फोर्स आपसे नहीं पूछा, आपसे पूछ रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, ठीक है। तो जहां भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी होती है वहां हम लोग यूनिट पॉजिटिव चार्ज यानी कि टेस्ट चार्ज रखते हैं बाबू। तो आप ओ पॉइंट पे सबसे पहले रख देंगे +1 कूलम। जैसे आप +1 कूलम चार्ज रखेंगे तो ये जो ए पर चार्ज है वो पॉजिटिव है, +3 माइक्रो कूलम पॉजिटिव है, तो ये रिपल्सन नेचर का फोर्स, रिपल्सन नेचर का जो है सो फोर्स लगाएगा, यानी कि रिपल्सिव नेचर का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यहाँ पर आया। और ये बी पॉइंट का जो चार्ज है वो निगेटिव है, तो ये अट्रैक्ट करेगा, तो इसका भी डायरेक्शन इसी डायरेक्शन, मतलब इसी डायरेक्शन में हो जाएगा, ए के डायरेक्शन में सेम हो जाएगा। मतलब ये है कि ओ पॉइंट पर सेम डायरेक्शन में, ओ पॉइंट पर दो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, वो दोनों ही सेम डायरेक्शन में है, ई ए और ई बी। अच्छा, ओ से लेकर के ए तक का डिस्टेंस और ओ से लेकर के बी तक का डिस्टेंस जो होगा वो तो सेम हो जाएगा, है ना। हम लोग बोल सकते हैं कि ओ ए बराबर ओ बी बराबर कितना, तो 5 सेंटीमीटर, क्योंकि ये ओ पॉइंट मिड पॉइंट है और ए से लेके बी तक का डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर है बाबू, सॉरी यहाँ 5 नहीं, यहाँ आप 10 लिख लेंगे, 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर इधर, 10 सेंटीमीटर इधर, तो ये हो जाएगा आपको 0.1 मीटर। ये आपको दोनों का डिस्टेंस निकल गया, ओ से ए का और ओ से बी का। अगर आप एक वाले चार्ज के कारण ओ पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं ई ए बराबर के इंटू क्यू ए बट्टा ओ ए स्क्वायर, डिस्टेंस को ओ ए लिख लो डायरेक्ट, अच्छा रहेगा, ओ ए स्क्वायर। और अगर बी के कारण आप लिखना चाहते हैं तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं के इंटू क्यू बी और बट्टा ओ बी स्क्वायर। अब मेरी बात को ध्यान से समझिएगा, के दोनों में कॉमन है, दोनों के पास के है, क्यू ए और क्यू बी दोनों चार्ज का मैग्नीट्यूड भी सेम है, ये प्लस और माइनस जो पोलैरिटी है वो अट्रैक्शन और रिपल्सन को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। ओ ए यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस और यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस ये भी सेम है, तो ओ पॉइंट पे लगने वाला जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हो जाएगा ई नेट एट पॉइंट ओ बराबर लिख सकते हैं 2 इंटू ई ए, या किसी को इच्छा होगा तो वो ये भी लिख सकता है 2 इंटू ई बी। क्लियर है। अब आप क्या करेंगे, तो 2 इंटू के का वैल्यू कितना पुट कर देंगे बाबू, वैक्यूम लिखा है, इसका मतलब है कि आपको पुट करना है 9 इंटू 10⁻9 इंटू क्यू ए। तो क्यू ए पॉइंट पे चार्ज कितना है 3 माइक्रो कूलम, 3 माइक्रो कूलम का मतलब हो गया 3 इंटू 10⁻⁻6 अपॉन आर स्क्वायर, ओ ए स्क्वायर या ओ बी स्क्वायर वो दे रखा है 0.1, तो 0.1 का स्क्वायर। और इस पूरे को आप कैलकुलेशन कर लेंगे, कैलकुलेशन करने के बाद आपको आसानी से जो है सो इसकी वैल्यू निकल करके आ जाएगी, इसमें कोई टेंशन वाला बात नहीं, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। क्लियर हुआ बात को। इसी में जो बी पार्ट बोल रहा है
है ना। इसको जब आप कैलकुलेशन करेंगे तो कुछ वैल्यू निकल के आएगी जो भी आगे, शायद मेरे हिसाब से 5.4 और 5.4 इंटू 10⁻6 के आसपास कुछ आना चाहिए, ठीक है ना। कैलकुलेशन करके देख लीजिएगा। इसमें बी पार्ट बोल रहा है इफ अ नेगेटिव टेस्ट चार्ज ऑफ मैग्नीट्यूड 1.5 इंटू 10⁻⁹ कूलम इज प्लेस्ड एट दिस पॉइंट, व्हाट इज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय दिस चार्ज। बोल रहा है कि अगर इस ओ पॉइंट पर, है ना, इस ओ पॉइंट पर एक निगेटिव चार्ज को रख दिया जाता, निगेटिव चार्ज कितना रख देते हो, तो निगेटिव चार्ज 1.5 माइनस 1.5 इंटू 10⁻⁹ इंटू 10⁻⁹, अगर इतना रख देते हैं इस पॉइंट पे चार्ज, तो कितना फोर्स फील करेगा ये चार्ज, कितना फोर्स फील करेगा। तो याद करो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो फोर्स लगता है वो फोर्स कितना लगता है। कोई चार्ज है मान लीजिए क्यू, कोई चार्ज है क्यू, और इस चार्ज क्यू को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई में अगर रख दिया जाए, इलेक्ट्रिक फील्ड ई में रख दिया जाए, तो इस क्यू चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण कितना फोर्स लगता है, तो वो हम लिखते हैं एफ बराबर क्यू इंटू ई। तो हमको क्यू तो दे दिया और यहाँ ई हम निकाले हैं, उठा के पुट कर देंगे, है ना। तो जो फोर्स हो जाएगा वो हो जाएगा 1.5 इंटू 10⁻⁹ इंटू, और यहाँ ई की जो भी वैल्यू आएगी 5.4 इंटू 10⁻⁶ हमको लगता है कि आएगी, जो भी आएगा आप उसको मल्टीप्लाई कर लेंगे और आंसर आपको आराम से आ जाएगा। लेकिन एक चीज थोड़ा सा चेक कर लेना कि ये वैल्यू रखने के बाद, ये चार्ज यहाँ रखने के बाद कैसा नेचर का फोर्स आ रहा है, अट्रैक्टिव है, रिपल्सिव है, क्या है ना। क्योंकि अगर एक फोर्स इधर एक फोर्स इधर आएगा तो फिर तो कैंसिल ही कर देगा, है ना। तो यहाँ देख लेते हैं, यहाँ पे कैसा चार्ज है, पॉजिटिव, और ये क्या है, निगेटिव। तो ये अपने ये जो है सो अट्रैक्ट करेगा, एफ ए फोर्स, ए जो है ए के कारण ओ पॉइंट पे जो फोर्स लगेगा वो लेफ्ट साइड में बाएं तरफ अट्रैक्शन का। बी पे निगेटिव चार्ज है, ये भी निगेटिव है, तो ये रिपल्सन करेगा अपने से दूर, तो बी वाला फोर्स भी इसी डायरेक्शन में आ जाएगा, इसीलिए दोनों फोर्स क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो हम लोग डायरेक्ट इस वैल्यू को यूज कर सकते हैं, क्योंकि अगर दोनों फोर्स सेम डायरेक्शन में है तो सेम डायरेक्शन का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी तो हमने निकाल ही लिया है, तो चार्ज दे ही रखा तो डायरेक्ट उसमें मल्टीप्लाई हम लोग कर दें। क्लियर है, कोई दिक्कत, बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, आसान क्वेश्चन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं बाबू, तो इसको मिटा देते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोल रहा है, पढ़ के बताते हैं हम आपको। अ सिस्टम हैज 2 चार्जेज, मतलब एक सिस्टम है जिसके पास 2 चार्जेज हैं, 2 चार्ज का एक सिस्टम है। क्यू ए, मतलब उस सिस्टम में पॉइंट ए पर जो चार्ज है वो दे रखा है 2.5 इंटू 10⁻⁷ कूलम, और बी पॉइंट पर जो चार्ज है वो दे रखा है -2.5 इंटू 10⁻⁷ कूलम। लोकेटेड एट पॉइंट्स ए का जो लोकेशन है वो दे रखा है 0,0, -15, 0,0, तो पहले क्या आता है x, फिर y, फिर z। तो ये जो आपको लोकेशन लिखा है ना, इस लोकेशन से ही क्लियर हो जाता है बाबू। ये जो लोकेशन लिखा है 0,0, -15 सेंटीमीटर, ये x है, ये y है, ये z है, यानी कि ये पॉइंट कहाँ होगा, z एक्सिस पर होगा, वो भी निगेटिव z एक्सिस पर होगा। तो हमने x और y और z एक्सिस बनाया, ये पॉजिटिव z एक्सिस है और ये निगेटिव z एक्सिस है। निगेटिव z एक्सिस पर a पॉइंट है ओरिजिन से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर, और पॉजिटिव z एक्सिस पर b पॉइंट है ओरिजिन से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर। तो यहाँ जो a से लेकर के b तक का जो लेंथ हो गया, टोटल लेंथ, ये टोटल लेंथ आप बोल सकते हैं 30 सेंटीमीटर, या फिर आप इसी को बोल सकते हैं 0.3 मीटर। हमने डाटा यहाँ लिखा भी है, और a पॉइंट पे और b पॉइंट पे चार्ज भी दे रखा है। अगर आप ध्यान से देखें तो a पॉइंट पे जो चार्ज दे रखा है और जो b पॉइंट पे चार्ज दे रखा है, दोनों की मैग्नीट्यूड सेम है और दोनों का पोलैरिटी रिवर्स है। तो बोला जाता है कि दो चार्ज का, है ना, दो इक्वल और अपोजिट चार्ज का जो अरेंजमेंट होता है उसी को हम लोग डाइपोल बोलते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल बोलते हैं। डाई का मतलब होता है दो, और पोल का मतलब पोलैरिटी, यानी कि दो पोलैरिटी, डिफरेंट पोलैरिटी वाले चार्जेस। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रिक डाइपोल है। क्वेश्चन में आपसे बोल रहा है कि फाइंड नेट चार्ज। तो नेट चार्ज निकालना बहुत आसान है बाबू, दोनों को जैसे ही आप ऐड करेंगे, नेट चार्ज निकालने के लिए आप लिखेंगे क्यू ए प्लस क्यू बी, जिसका कोई मतलब नहीं बनता है, हम अच्छी तरह से जान रहे हैं, क्यू ए और प्लस क्यू बी। और इलेक्ट्रिक चार्ज की एक प्रॉपर्टी होती है एडिटिविटी ऑफ चार्ज, एडिशन ऑफ चार्जेज जो प्रॉपर्टी है उसमें हम पढ़ते हैं कि अगर किसी सिस्टम में बहुत सारा चार्ज है और उस सिस्टम का आप नेट चार्ज फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो सारे चार्जेस को आप ऐड कर दीजिए। चार्ज स्केलर क्वांटिटी है तो प्लस में तो प्लस में, माइनस में तो माइनस में, जैसे है वैसे आप उठा करके ऐड कर दीजिए, तो आपको एडिटिविटी ऑफ चार्ज का लॉ आप आराम से अप्लाई कर लेते हैं। तो अगर यहाँ दोनों को आप देखें तो एक पॉजिटिव है दूसरा निगेटिव है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, अगर आप ऐड करेंगे तो ओवरऑल वैल्यू आ जाएगी 0। ठीक है, यानी कि जो नेट चार्ज आने वाला है वो नेट चार्ज कितना आ जाएगा,
तो नेट चार्ज आ जाएगा बाबू 0। अच्छा, दूसरे इसी क्वेश्चन में फिर बोल रहा है कि डायपोल मोमेंट भी बताना है, तो डायपोल मोमेंट को P से दिखाते हैं। फॉर्मूला होता है P बराबर Q इंटू 2D। जैसे मान लीजिए कि ये एक डायपोल है, निगेटिव चार्ज, और ये क्या है, एक पॉजिटिव चार्ज, और दोनों चार्ज को हमने कितना डिस्टेंस पर रख दिया, 2D। दो इक्वल और अपोजिट चार्ज कुछ दूरी पे रखे हुए हैं, तो इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल, इसी अरेंजमेंट को। ठीक है, तो ये जो दोनों चार्ज के बीच का गैप होता है उसी को हम 2D से दिखा रहे हैं। तो हमने तो यहाँ पे दोनों चार्ज का गैप टोटल निकाल ही लिया 0.3 मीटर, तो इसमें अलग से 2 से मल्टीप्लाई नहीं करना है, ध्यान रखना है इस बात को। ठीक है, यहाँ पर टोटल कैलकुलेशन कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। अच्छा, डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन किधर होता है, डायपोल मोमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, तो डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन होता है वो निगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ। तो निगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, है ना, कि इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट जो हो जाएगा, यहाँ पर आप ए और बी दोनों चार्ज को आपने रख लिया है, तो ए पॉइंट यहाँ है और बी पॉइंट कहाँ है, यहाँ है। तो जहाँ पर निगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ, आप यहाँ लिख सकते हैं कि डायपोल मोमेंट का जो डायरेक्शन होगा वो कहाँ से कहाँ होगा, तो लिखेंगे फ्रॉम निगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। अच्छा, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, देखिए अब यहाँ देखो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में, यानी कि क्वेश्चन नंबर 10, हाँ 10 में बोल रहा है कि एन इलेक्ट्रिक डायपोल विद डायपोल मोमेंट दिस इज अलाइंड एट 30 डिग्री विद द डायरेक्शन ऑफ अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब एक डायपोल मोमेंट आपको दे रखा है, डायपोल मोमेंट का मैग्नीट्यूड कूलम यूनिट क्या हो जाएगा, कूलम मीटर। इलेक्ट्रिक फील्ड आपको दे रखा है, बोल रहा है कि ये डायपोल है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के साथ अलाइंड है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ एंगल बना रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के साथ जो एंगल बना रहा है वो है 30 डिग्री। तो आपसे पूछा जा रहा है कि कितना टॉर्क अप्लाई होगा, तो ये तो बहुत आसान हो जाएगा। टॉर्क निकालने के लिए हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर, वेक्टर टाउ बराबर P क्रॉस E, यानी कि टाउ बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो हम लोग लिख सकते हैं PE साइन थीटा। तो यहाँ पर बाबू P दे रखा है, E दे रखा है, थीटा दे रखा है, उठा के पुट कर दीजिएगा। P की वैल्यू 4 इंटू 10⁻⁹, E की वैल्यू 5 इंटू 10⁴, और थीटा की जगह हम लोग पुट कर देंगे साइन 30 डिग्री, और आप आराम से इसका कैलकुलेशन कर लेंगे तो जो आपको टॉर्क है वो निकल करके आ जाएगा। ठीक है, बहुत आसान सा क्वेश्चन था ये। चलिए एक क्वेश्चन और हम करके दिखाते हैं, रैंडम में क्वेश्चन उठाते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 18 अगर देखें, क्वेश्चन नंबर 18, तो 18 में बोला जा रहा है कि ये रहा आपको एक स्क्वायर प्लेट, और इस स्क्वायर प्लेट का जो साइड लेंथ है वो दे रखा है 10 सेंटीमीटर, और यहां से 5 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर, मतलब मान लीजिए कि ये आपको, ये एनसीईआरटी की बुक जो है इसको स्क्वायर प्लेट मान लेते हैं, इसका साइड लेंथ 10 सेंटीमीटर है, यहाँ से स्क्वायर प्लेट के सेंटर से 5 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर यहाँ पर एक चार्ज रखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर एक चार्ज रखा हुआ है। आपसे क्या बोला जा रहा है, क्वेश्चन में पढ़ के देखते हैं। हाँ, बोला कि कितना चार्ज रखा है, अब पॉइंट चार्ज +10 माइक्रो कूलम यहाँ पर रखा दिया गया +10 माइक्रो कूलम। ठीक है, पूछ रहा व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द स्क्वायर, इस स्क्वायर प्लेट के कारण कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स आएगा। तो सबसे पहली बात, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, किसी भी चार्ज का अगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है किसी सरफेस से, तो उस चार्ज के लिए वहाँ पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने के लिए हम लोग गॉस थ्योरम अप्लाई करते हैं। और गॉस थ्योरम जब आप अप्लाई करते हैं तो आपको पता होगा कि गॉस थ्योरम जो है वो सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेबल है किसके लिए, क्लोज्ड सरफेस के लिए। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये जो चार्ज है वो क्लोज नहीं है, ओपन है। जैसे मान लीजिए ये आपके एनसीईआरटी की जो बुक है, इसको एक स्क्वायर मान लेते हैं, एक सरफेस मान लेते हैं, और यहाँ से जो है सो 5 सेंटीमीटर के हाइट पर 10 माइक्रोकूलम चार्ज रखा हुआ है, तो ये क्लोज नहीं है ना, यहाँ पर जो चार्ज है वो क्लोज नहीं है। क्लोज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इधर से एक ऐसा ही सरफेस, स्क्वायर सरफेस, ऐसा ही एक और एनसीईआरटी की बुक इधर से, एक एनसीईआरटी की बुक इधर से, एक इधर से, एक इधर से और एक ऊपर से, मतलब टोटल नंबर ऑफ सरफेस कितने हो जाएंगे, 6। तब जाकर के ये चार्ज क्लोज होगा। और जैसे ये चार्ज क्लोज हो जाएगा, है ना, 6 सरफेसेस के कारण जब ये चार्ज क्लोज होगा तो उस कंडीशन में फ्लक्स कितना हो जाएगा, तो Q/ε0 फॉर्मूला होता है फ्लक्स का गॉस के अकॉर्डिंग, है ना। यहाँ लिख सकते हैं ड्यू टू 6 स्क्वायर्स, 6 स्क्वायर के कारण, अपने को सिर्फ इसी स्क्वायर के कारण पूछ रहा है, तो हम लोग बोल देंगे फाई बराबर Q/6ε0। ठीक है, तो फाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी वो बताइए, फाई बराबर क्यू की वैल्यू दे रखे 10 इंटू 10⁻⁻6 माइक्रो, है ना,
बटा 6 इंटू इप्सिलॉन नॉट। तो इप्सिलॉन नॉट का जो वैल्यू होता है 8.85 इंटू 10⁻12, उसको उठा करके आप क्या करेंगे, यहाँ पर पुट कर देंगे, है ना। 8 पॉइंट यहाँ पे जो वैल्यू होगा वो आराम से आप पुट कर सकते हैं 8.85 इंटू 10⁻12, ये वाला वैल्यू आराम से उठा करके पुट कर दो। और जैसे आप ये वाली वैल्यू को उठा करके पुट करेंगे तो यहाँ से आप उसके बाद इजीली जो है सो क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। वहाँ पे वैल्यू वगैरह पुट करना पड़ेगा और क्या करना है, कैलकुलेशन करना, और आसानी से आपका आंसर जो है सो निकल करके आ जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। वो भी कुछ मिलता जुलता ही क्वेश्चन है, रैंडम क्वेश्चन, थोड़ी जगह कम है इसलिए छोटे छोटे क्वेश्चन को यहीं पे सॉल्व करते हैं। चलिए बोला कि एक पॉइंट चार्ज ऑफ 2 माइक्रोकूलम इज एट द सेंटर ऑफ क्यूबिक गॉसियन सरफेस 9 सेंटीमीटर ऑन एज। मतलब बोला ये जा रहा है कि एक क्यूबिक गॉसियन सरफेस, यहाँ देखना, यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं, ये रहा एक आपको क्यूबिक गॉसियन सरफेस, बढ़िया बात है। वेरी गुड, ये क्यूबिक गॉसियन सरफेस है। इसके सेंटर पर, इसके सेंटर पर आप ध्यान रखेंगे कि गॉस थ्योरम, इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने के लिए जब भी गॉस थ्योरम अप्लाई करना है तो चार्ज मस्ट बी क्लोज। ठीक है, दूसरी बात, इस तरीके से क्लोज करो कि चार्ज जो है जिस भी सरफेस में आप, जिस भी स्ट्रक्चर के सरफेस में आप चार्ज को क्लोज कर रहे हैं वो चार्ज उस स्ट्रक्चर के सरफेस के कहाँ आ जाए, सेंटर पे आ जाए। कोशिश ये करनी, ठीक है, बढ़िया बात है। बोल रहा है कि इसका जो एज है वो 9 सेंटीमीटर है, मतलब क्यूब जो है इसके हर एक एज का, हर एक ये इस तरह का एज होता है, ये सब जो भी साइड आपको दिखाई दे रहा है इसी को अपन एज बोलते हैं। ये सब एज जो है वो 9 सेंटीमीटर का है, अच्छी बात है। चार्ज आपको दे दिया सेंटर पे, अगर चार्ज सेंटर पे है तो मतलब क्लोज है, कोई दिक्कत है ही नहीं। तो जब चार्ज क्लोज है तो आपको बोला जा रहा है कि नेट फ्लक्स कितना होगा, तो कुछ नहीं होगा, नेट फ्लक्स तो बहुत आसान, फाई बराबर कितना, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। क्यू कितना दे दिया है जी, तो क्यू दे दिया है 2 माइक्रोकूलम, तो यहाँ पे 2 इंटू 10⁻6 बाई 8.85 इंटू 10⁻12। अब इसको आराम से कैलकुलेशन कर लेना, और फ्लक्स की यूनिट आपको पता ही होगी, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, है ना। फ्लक्स को हम लोग जो है तो कैसे निकालेंगे, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम के हिसाब से इसका यूनिट होता है। आगे कैलकुलेशन कर लेना, यूनिट लिख लेना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, जब तक इसको साफ किया जाए। चलिए अब ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि अ पॉइंट चार्ज, है ना, काउजेज एन इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ -1.0 इंटू 10⁻³ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम टू पास थ्रू अ स्फेरिकल गॉसियन सरफेस ऑफ 10 सेंटीमीटर रेडियस सेंटर्ड ऑन द चार्ज। ठीक, बोल रहा है कि एक गॉसियन स्फीयर है, गॉसियन सरफेस जो है वो स्फेरिकल शेप का है, और इसके सेंटर पे एक चार्ज रखा हुआ है, और इस स्फीयर का जो रेडियस है वो रेडियस बाबू आपको दे रखा है 10 सेंटीमीटर, और ये चार्ज कितना रखा हुआ है वो पता नहीं, वो क्यों मान लेते हैं। और इसके कारण, इस गॉसियन सरफेस के कारण जो सेंटर पे चार्ज रखा हुआ है, इसके कारण जो फ्लक्स क्रिएट हो रहा है वो इतना क्रिएट हो रहा है। इसका ए पार्ट, इसमें दो पार्ट है, ए और बी। क्वेश्चन में ए में बोल रहा है कि इफ द रेडियस ऑफ द गॉसियन सरफेस वेयर डबल्ड हाउ मच फ्लक्स वुड पास थ्रू द सरफेस। बोल रहा है कि अगर इस रेडियस को हम डबल कर दें तो कितना फ्लक्स पास करेगा इस सरफेस से। तो सबसे पहली बात, जब कोई चार्ज क्लोज सरफेस के अंदर होता है तो फ्लक्स निकालने के लिए हमको गॉस थ्योरम अप्लाई करना है बाबू, और गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग फ्लक्स बराबर क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू इनसाइड बाई एप्सिलॉन नॉट या क्यू इनक्लोज्ड बाई एप्सिलॉन नॉट बोलते हैं, यानी कि गॉसियन सरफेस के अंदर में बंद चार्ज जितना होगा टोटल चार्ज बाई एप्सिलॉन नॉट। तो इस फॉर्मूला में यहाँ पर आप ध्यान से देख सकते हैं कि इसमें कहीं पर भी रेडियस का चर्चा नहीं है। ठीक है, इसका मतलब जो फ्लक्स होगा उस फ्लक्स को गॉसियन सरफेस के अंदर में कितना चार्ज क्लोज्ड है, सिर्फ इस बात से मतलब है। ठीक है, अब उस स्फीयर के रेडियस को आप छोटा कर रहे हैं, बड़ा कर रहे हैं, डबल कर रहे हैं कि ट्रिपल कर रहे हैं, है ना, कि 5 टाइम्स कर रहे हैं, 7 टाइम्स, को उससे कोई मतलब नहीं है। उसको आधा भी कर देगा तो भी उससे कोई मतलब नहीं है उसको। ठीक है, फ्लक्स निकालने के लिए गॉसियन सरफेस के अंदर में कितना चार्ज क्लोज्ड है, टोटल चार्ज, उससे उसको लेना देना है। ठीक है, तो रेडियस के डबल करने पर कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला, फ्लक्स क्या हो जाएगा, फ्लक्स हम लोग बोल सकते हैं कि फ्लक्स जस का तस रहेगा, यानी कि रिमेन सेम। ठीक है, इसी का बी पार्ट, इसी का बी पार्ट, बी पार्ट में आपसे क्या बोला, बोल रहा है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द पॉइंट चार्ज। ये तो बहुत आसान बात हो गई, अगर आपको फ्लक्स दे दिया है तो पॉइंट चार्ज कैसे निकालेंगे, फाई बराबर क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो क्यू बराबर क्या हो जाएगा, फाई इंटू एप्सिलॉन नॉट। फाई कितना है, तो फाई है 10⁻3, सीधा सीधा 10⁻3, माइनस लेना चाहते हो माइनस ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, इंटू 8.85 इंटू 10⁻12, इतना कूलम।
और यहाँ माइनस आ रहा है, इसका मतलब है कि चार्ज कैसा होगा, नेगेटिव होगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 1.21 है, 121 देखो चैप्टर 1 है, इसीलिए ये जो 1 पॉइंट लिखा रहता है ना 1.21 मतलब ये चैप्टर 1 है। ठीक है, तो 21 में बोल रहा है कि कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर हैज एन अननोन चार्ज। कोई कंडक्टिंग स्फीयर है, अच्छी बात है। तो जो भी कंडक्टिंग स्फीयर होता है उसमें जो भी चार्ज होगा वो सरफेस पे रहेगा, अंदर में नहीं रहेगा। ठीक है, कंडक्टिंग स्फीयर, इसका कुछ ना कुछ रेडियस होगा, बढ़िया बात है, रेडियस आर मान लेते हैं। कितना दे रखा है रेडियस, 10 सेंटीमीटर दे रखा है भाई। 10 सेंटीमीटर मतलब 0.1 मीटर। ठीक है, बोला कि हैज एन अननोन चार्ज, अच्छी बात है, नोन चार्ज है। इफ द इलेक्ट्रिक फील्ड 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर इज दिस, मतलब इस सेंटर से, इस स्फीयर के सेंटर से 20 सेंटीमीटर के दूरी पर, यानी कि 0.2 मीटर के दूरी पर, इस पर चार्ज कितना है ये अननोन है, हमें नहीं पता। इस पॉइंट पर, इस पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दे दिया है बाबू 1.5। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पी पॉइंट पे दे रखा है 1.5 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर कूलम। अच्छी बात। आपसे बोला जा रहा है कि रेडियली इनवर्ड, ऑब्वियसली बात है, रेडियली इनवर्ड का मतलब ये हो गया कि अगर इस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है वो इस स्फीयर के सेंटर के तरफ है, इसका मतलब है कि इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने के लिए तो हमेशा हम लोग +1 कूलम चार्ज रखते हैं, टेस्ट चार्ज। और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन अंदर की तरफ है, मतलब अट्रैक्शन का फोर्स लग रहा है, इसका मतलब साफ है कि इस स्फीयर के ऊपर जो चार्ज होगा वो नेगेटिव होगा। ठीक, चलिए इतना तो क्लियर हो गया। आपसे पूछ रहा है व्हाट इज द नेट चार्ज ऑन द स्फीयर, बहुत बढ़िया बात। कंडक्टिंग स्फीयर मतलब हॉलो स्फीयर, हॉलो स्फीयर के कारण आउटसाइड द स्फीयर, आउटसाइड द स्फीयर किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना होता है तो फॉर्मूला अप्लाई करते हैं बाबू, के क्यू बट्टा कितना, आर स्क्वायर। तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी तो दे दिया 1.5 इंटू 10⁻³ बराबर के की वैल्यू 9 इंटू 10⁻9, क्यू चार्ज निकालना है और डिस्टेंस दे रखा है 0.2 का होल स्क्वायर। बढ़िया से कैलकुलेशन करिए और आसानी से आपको क्यू की वैल्यू निकल करके आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। 22 आप खुद से करिएगा क्योंकि सिमिलर क्वेश्चन है, जैसा 20 है 21 है वैसा ही 22 है 22 है, तो आप खुद से करेंगे। 23 को करने से पहले एक बात समझ लीजिए, आपकी इनफाइनाइट रॉड जो होता है या सिलेंड्रिकल इनफाइनाइट रॉड जो होता है, उसके कारण किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होगी वो होती है 2k λ/r, जहां पर ये लेमडा जो है वो रिप्रेजेंट करता है लीनियर चार्ज डेंसिटी को। ठीक है, चलिए इतना सुन लिया, अब आगे पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 23 में बोला कि इनफाइनाइट लाइन चार्ज प्रोड्यूसेस अ फील्ड ऑफ दिस एट अ डिस्टेंस ऑफ 2 सेंटीमीटर, यानी कि इनफाइनाइट लाइन चार्ज जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है कितना, 9 इंटू 10⁴ न्यूटन पर कूलम। कितना डिस्टेंस पर, तो 2 सेंटीमीटर, यानी कि 2 इंटू 10⁻⁻2 मीटर के डिस्टेंस पर के की वैल्यू आप जानते ही हैं 9 इंटू 10⁻9। आपसे बोला जा रहा है लीनियर चार्ज डेंसिटी कितनी होगी, लेमडा कितना होगा, उठा के सारा वैल्यू पुट कर देना इसमें, आसानी से आपको लेमडा की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। क्लियर है, कोई दिक्कत यहाँ तक बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, तो आज की वीडियो बाबू यहीं तक रहने देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट जो इसका अपलोड होगा पार्ट 2, उसमें और भी जो क्वेश्चन बचे हुए हैं उसको हम लोग खत्म कर देंगे। ठीक है, और आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको लगता है कि ये कंटेंट आपको हेल्प कर रहा है आपके आने वाले बोर्ड एग्जाम्स में, नीट एग्जाम्स में, है ना, नीट में थोड़ा हेल्प करेगा, निश्चित हेल्प करता है नीट में एनसीईआरटी, और लेकिन बोर्ड एग्जाम के लिए तो खैर बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है, यही कंटेंट ही है। तो और भी वीडियोस हम लोग ला करके विदिन, मेरी कोशिश ये रहेगी कि आने वाले वीक में या फिर इस 10 डेज़ के अंदर अंदर जो है सो आपका पूरा का पूरा कोर्स में जो भी वीडियोस बचे हैं, जो भी क्वेश्चंस बचे हुए हैं उसको मैं सॉल्व कर दूँ। ठीक है ना, कम से कम एक बुक कंप्लीट हो जाए। उधर पार्ट 2 में हमने चैप्टर नंबर 11 जो है वो डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, उसका वीडियो अपलोड किया है, उसका कंप्लीट सॉल्यूशन वहाँ किया हुआ है, आप देख सकते हैं वहाँ पे, प्ले लिस्ट में आप जाएंगे तो वहाँ पर आपको दिखेगा। ठीक है, बाकी और भी जो वीडियोज़ हैं इसके एनसीईआरटी के सॉल्यूशन के, उसकी मैं लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो आपको वीडियो ज़्यादा खोजना नहीं पड़ेगा। प्लेलिस्ट तो क्लियर है कि एनसीईआरटी प्लेलिस्ट आप सर्च करेंगे तो वो दिख जाएगा, एनसीईआरटी क्लास 12 एक्सरसाइज सॉल्यूशन करके प्लेलिस्ट का नेम है, और उसमें आप जा करके देख सकते हैं। ठीक है, तो अगर वीडियो पसंद आता है बाबू तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों तक भी थोड़ा शेयर करें। ठीक है, थोड़ा सा चैनल को सपोर्ट करें ताकि और भी अच्छे कंटेंट को हम लोग जो है सो आप तक पहुँचा सकें। ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं बाबू नेक्स्ट वीडियो।